तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। इसके पहले हमने 4 चैप्टर जो है अच्छे से पढ़कर कंप्लीट कर दिया था, है ना। पहला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सोम क्या है, सोम क्या होता है, इंट्रोडक्शन बारे में सब पढ़ लिया था। उसके बाद एक्सियल लोडेड मेंबर हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है टोर्सन के बारे में पढ़ा था, है ना, टोर्सन लोड कैसे अप्लाई होता है। फिर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो वाला हमने पढ़ा, वो वाला। फिर उसके बाद अब पढ़ने वाले हैं बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। तो मैं आप सबसे पहले बता देता हूँ दोस्त कि मैंने जो है PYQ अपलोड करके डाल दिया है इंटरनेट पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारे चैप्टर का PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम अच्छे से रिकॉर्ड करके मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, डाल दिया हूँ। और अगर कहीं भी दिक्कत हो, क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम है, तो इसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दिया हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे नहीं जुड़े हो तो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं सारे अपडेट वहाँ पे देते रहता हूँ। ठीक है, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं जवाब नहीं दिया ना तो कोई ना कोई आपको रिप्लाई कर ही देगा। ठीक है, तो आप डाउट्स भी सोल्व कर सकते हो अपना। मेरे चैनल का नाम है गेटवे। ठीक है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद बहुत फायदे में मैं जो है PYQ का PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, जो गेटवेट मैं खुद ही बनाया हूँ, खुद ही अपलोड किया हूँ। उसमें सोल्यूशन का लिंक भी डाल दिया हूँ। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप सोल्यूशन देखना चाहते हो तो नीचे में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे टच करोगे तो वो पूरा सोल्यूशन के पास पहुँच जाओगे। ठीक है, उस तरह से। तो मैंने थोड़ा इसे मेहनत करके तो PYQ तैयार किया है, तो आप ज़रूर विजिट करना। और जहाँ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछना कि ये चीज़ें कैसे हुई, वो चीज़ें कैसे हुई। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस में। तो मुझे जो है कुछ दिनों ड्रॉप करना पड़ा। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा जो है SSB टेक जो आर्मी वाला होता है ना, SSC टेक वो बोल सकते हैं, SSC टेक आर्मी में जो होता है ना, इंडियन आर्मी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए चला गया था। तो ऐसे में जो है कुछ दिन गैप हो गए थे, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। तो बेसिकली कुछ दिन मैं सीखा, फिर मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया यार इंडियन आर्मी वाला में, क्योंकि मेरा जो पूरा माइंडसेट है टीचिंग वाला है। फिर अचानक इंडियन आर्मी में शिफ्ट होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। ठीक है, तो कोई नहीं, तो हम वापस लौट आए। मैं इसी पे फोकस करूँगा, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं इसमें, है ना, पढ़ाना। अब अभी आपको मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा एक चीज़ है कि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत ज़्यादा एकदम हर चीज़ में पैसा मांग रहे हैं ना, हर चीज़ में पैसा मांग रहे हैं। अगर आप कहीं कोचिंग लेना चाहते हो तो मतलब अगर छोटा सा भी, मतलब 1 सप्ताह का कोई प्रोग्राम या कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो मतलब कि अगर ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ तो वो 20-25 हज़ार रुपया मांग लेते हैं, है ना। 20-25 हज़ार रुपया मांग लेंगे पहले, अब वो पहले ही पैसा जमा करवा लेते हैं। ऐसे कंडीशन है बच्चा छोड़ के जाए बीच में तो वो बोलते हैं यार ये रिफंड नॉन रिफंडेबल है। तो ये चीज़ें दिक्कत आ जाती है। तो आप क्या करो ना, आप पहले ही कहीं ज्वाइन करते हो ना तो पहले मतलब किस्त बैच में पैसा दिया करो, है ना। कितना वो ज़बरदस्ती करवाए, नहीं जमा करना पड़ेगा, नहीं जमा करना पड़ेगा। तो लेकिन ध्यान रखना कि कहीं भी अगर कोई भी कोर्स जो ज्वाइन करते हो ना, तो सबसे पहले वो देख लो उसका मतलब उसका प्राइस क्या है ना। फिर उससे पूछ लो कि अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो ये पैसा वापस होगा कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ें कंफर्म कर लो, उसके बाद कहीं ज्वाइन करो, क्योंकि वो सब ये जो एजुकेशन है ना, ये लोग बिजनेस बना लिया है। ठीक है, मतलब हमारे एजुकेशन को ये लोग मतलब ऐसा धंधा की तरह बना लिया। और बेसिकली धंधा भी हो तो चलो ठीक है, मतलब हम आपने जितना हमें सर्विस दिया है उतना का पैसा काट लो, बाकी जितना का सर्विस नहीं दिया उतना पैसा रिफंड कर लो। देखो जैसे कि हम लोग कहीं शॉपिंग करते हैं तो कोई चीज़ें हम पसंद नहीं आता है ना, तो क्या करते हैं, रिफ़ंड कर देते हैं, तो वो पैसा दे देता है। लेकिन ये एजुकेशन वाला सेक्टर बहुत ख़राब सा सेक्टर हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब सा सेक्टर हो गया। इसमें बच्चों को पढ़ाने ज़्यादा बच्चों को ठगने का काम करते हैं लोग। अब ऐसा समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने इसी मकसद से ये चैनल स्टार्ट किया है। हालांकि ये थोड़ा स्मॉल प्लेटफॉर्म पे ही स्टार्ट किया है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और मैं एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में एजुकेशन की प्राइस नहीं होती है ना। एजुकेशन का कोई भी दाम नहीं होता है। अगर आपका मतलब आपके पास 200 रुपया है तो 200 रुपया महीना में भी आप ये सब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, है ना।
मैं आपको बताऊं कि जब मैं 12th में था तो 12th में भी वहाँ पे 200 रुपया महीना के हिसाब से पढ़ रहा था। वही एजुकेशन मैं दिल्ली में आके लिया 12th का, तो 2000 रुपया महीना जो मुझसे फ़ी ले रहा था। बताओ, बिहार में वही चीज़ 200 रुपया महीना में पढ़ा रहे हैं, अब दिल्ली में वही चीज़ 2000 रुपया महीना। अब देखो, मान लेते हैं कि कह सकते हैं कि लोकेशन का डिफरेंट है, तो फिर भी लोकेशन का डिफरेंट है तो अब आदमी बाहर कमाने के लिए आता अपने परिवार के साथ, तो ऐसे में ना कमाएगा कि पैसा खर्चे करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो यही चीज़ें मुझे बुरा लगती है। अब मैं इसीलिए ये चीज़ें स्टार्ट किया हूँ, है ना। मैं इसीलिए ये चीज़ें, सारी चीज़ें स्टार्ट किया हूँ कि आगे जाकर कुछ अच्छा करूँ एजुकेशन के क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लूट मार किए हुए हैं, पैसा ले लेते हैं। 2-3 हज़ार भी ना हो ना तो वो आपको बोलेंगे नहीं जमा करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। आप बार बार आपको प्रेशराइज करते रहेंगे, जमा करो, आपका फीस जमा नहीं हो, अब आपका फीस जमा नहीं हो, जमा करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो बेसिकली इससे ही मैं, ये दिमाग में मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ये बेकार सा लगता है। और आपको भी फील होता हुआ ऐसा, क्योंकि एजुकेशन, ये एजुकेशन नहीं है, ये एक प्रकार का धंधा बना लिया ये लोग। अब ऐसे बहुत बड़े 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 कोचिंग सेंटर हैं, है ना, पैसा लेके पैसा रिफंड नहीं करते हैं। तो कोई नहीं, हम आगे देख लेते हैं। और मैं सारे सब्जेक्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा दोस्त, जितना हो सके ना। आप कोशिश करो कि मतलब मिनिमम प्राइस में आपकी एजुकेशन ले पाओ, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं है, मतलब कुछ हैं ऐसे जो कम प्राइस में आपको पढ़ा देते हैं, है ना। और अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो पहले देखो कि किसका कंटेंट अच्छा है ना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं आपको कुछ ही जो है लेक्चर का 4-5 पार्ट पढ़ाएंगे, है ना। मतलब कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सोम पढ़ रहे हो, है ना, इसका मतलब है कि कुछ टीचर हैं जो 2-3 चैप्टर तक पढ़ाएंगे और साथ बोलेंगे कि आपको जो है आगे पढ़ने के लिए मेरा जो है ऐप सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मतलब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो ऐसे में, और यूट्यूब पे ना बहुत सारे टीचर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यूट्यूब पे भी आधा अधूरा पढ़ाते हैं, शॉर्टकट में पढ़ाते हैं, बस महा रिवीजन के नाम पे आते हैं और कुछ कुछ पढ़ाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसा करके कोई भी डिटेल नहीं दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ ही नहीं है यार। को सारे सब्जेक्ट का अगर डिटेल खोजने की कोशिश करोगे ना तो नहीं मिलेगा। अगर तो आप सोच रहे हो कि एक ही प्लेटफॉर्म पे मुझे सभी जो है सब्जेक्ट का अच्छे से एकदम पूरा अच्छे से जो है नॉलेज हो, अच्छे से पूरा एकदम दिया हुआ हो, मतलब सारे सब्जेक्ट के बारे में, जितने सब्जेक्ट, हाँ 10-15 सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे मुझे मिल जाता, ऐसा नहीं है कहीं भी नहीं, ठीक है। तो वो मतलब आधा आपको पढ़ाएंगे, आधा पैसे के लिए बोलेंगे कि आप हमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब यही चीज़ें एकदम ख़राब है। तो यही चीज़ें मेरे मन में था, तो हम इसी को लेकर हम ये स्टार्ट किए हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे बढ़ के हम बच्चों के, हम स्टूडेंट की लाइफ में कुछ अच्छा रिवोल्यूशन लाएंगे, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं ये चीज़ लेक्चर। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, तो पीडीएफ भी आप चेक कर लेना, ठीक है। वहाँ पे पीवाईक्यू का पीडीएफ दिया हुआ है। चलो देखो, अब समझ लेते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। अब बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, मान लेते हैं कि ये एक बीम है ना। हम अज्यूम करते हैं कि ये एक बीम है। अब बीम में हम इस तरह से बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बेंड करने की। तो बेंड करने, जैसे पहले तो ये बीम इस स्ट्रक्चर का है, अज्यूम करते हैं कि पहले तो बीम इस स्ट्रक्चर का है ना, इस स्ट्रक्चर का है। अब इसमें ना एक न्यूट्रल एक्सिस होता है, बीच वाला न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक। अब देखो न्यूट्रल एक्सिस है, ये है आउटर लेयर, ये आउटर लेयर, आउटर लेयर, और ये भी है आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर है। और ये है न्यूट्रल एक्सिस, मतलब बीच वाला जो है न्यूट्रल एक्सिस। ये है न्यूट्रल एक्सिस, तो समझ गए ना। अब देखो, अब क्या करते हैं ना, इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लें कि ऊपर से एक मोमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक, ऊपर से इस तरह से मोमेंट अप्लाई करते हैं। तो मोमेंट अप्लाई करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, है ना, इस तरह से बन जाएगा स्ट्रक्चर। जब इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा
मैं जब बहुत ज़्यादा बना दिया हूँ, लेकिन इतना मुड़ता नहीं है कोई भी जो है ना बाल इतना ज़्यादा मुड़ता नहीं, हल्का सा मुड़ता है, हल्का सा डिफ्लेक्ट होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है। तो इसमें देखना, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, इस तरह से होता है। तो ये जो अगर हम इस तरह से इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वाला जो ऊपर वाला लेयर होता है ना, ये वाला लेयर, इसमें टेंशन आ जाता है, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, टेंशन, ठीक है। और इधर वाला में क्या है, इधर वाला में कंप्रेसर आ जाता है, समझ गया ना, इधर वाले में कंप्रेशन आ जाता है। अब ये जो न्यूट्रल एक्सिस है बीच वाला, इसमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब कि ये बीच वाला ऐसे ही कैसे ही रहता, क्योंकि ऊपर यहाँ ऊपर से जा रहा है, नीचे आ रहा है ना, ऊपर से हल्का हल्का, देखो कोई भी जो बीम है, ब्रिज पूरा नहीं मुड़ता है ना, ब्रिज मतलब कहीं नदी पे कोई ब्रिज है तो ये पूरा दम ऐसे बेंड नहीं होता, हल्का सा डिफ्लेक्ट होता है ना, हल्का सा डिफ्लेक्ट होता है, उसी में इंजीनियर को पता चल जाता है ये मटेरियल फेल होने वाला है। तो हल्का सा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा ये बेंड करके दिखाया हूँ, लेकिन ये ज़्यादा बेंड नहीं होता, हल्का सा बेंड होता है। अब देखो, अब ये बेंड हुआ तो मतलब कि ये ऊपर वाला टेंशन में आ जाएगा, नीचे वाला क्या होगा, कंप्रेसर में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे, जो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा ना, टेंशन वाला में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब बीच वाला में क्या होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस शो करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस इस तरह से होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, इधर इधर टेंशन वाला होगा, इधर कंप्रेसर, नीचे में कंप्रेसर, ऊपर में टेंशन, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो वही हमें यहाँ पे पढ़ना है, समझ गया ना। चलो, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेंडिंग, पहले बीम के बारे में पता कर लेते हैं ना, बेंडिंग स्ट्रेस तो हमें पता हो गया, अब बीम के बारे में पता करते हैं। तो ये पहले ये आप डायग्राम बना लो, नोट्स क्रिएट कर लो, ताकि हम आगे चीज़ें हम अच्छे से, आपके नोट्स भी बनते रहे, अब आगे चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दे जाओ। देखो बीम क्या होता है बीम के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम। बीम होता क्या है, देखो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना, बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टी ट्रांसवर्स लोड अप्लाई होता है, और वो स्ट्रक्चर और इस ट्रांसवर्स लोड को क्या करता है, बैलेंस करता है, नहीं समझे, मतलब कि देखो ऐसे है कि ये बीम है ना, ये एक बीम है, इसमें डिफरेंट जो है एक ट्रांसवर्स लोड, मतलब ट्रांसवर्स लोड पता है ना क्या होता है, क्योंकि ये जो है क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जाता है ना, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल मतलब ट्रांसवर्स लोड ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, इस तरह से, ये होता है ट्रांसवर्स लोड, है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो ये डिफरेंट ट्रांसवर्स लोड को क्या करता है, हैंडल करता है, उसे हम क्या करते हैं, बीम बोलते हैं, समझ गए ना। एक छोटा सा इसका डिफिनेशन है, वो आपको लिखवा देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। बीम हम स्ट्रक्चरल मेंबर used to support different ट्रांसवर्स लोड। मैंने बोला ना कि एक ये स्ट्रक्चर है, ये कि मेंबर है, स्ट्रक्चर मेंबर है ना, जिसमें हम डिफरेंट ट्रांसवर्स लोड को क्या करते हैं, होल्ड करता है। तो ये चीज़ देखो, जैसे कि ये बीम है, ये बीम है, ठीक है, बीम पे क्या हो रहा है, डिफरेंट ट्रांसवर्स लोड अप्लाई हो रहा है। जैसे देखो ये एक लोड है, यहाँ पे ये एक लोड है, यहाँ पे ये एक लोड है, यहाँ पे ये अपर की तरफ लोड है, यहाँ पे ये अपर की तरफ लोड है, और ये इसका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस को ना हम ऐसे एन ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एन ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे कि बीम कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने इसके पहले जब एसएफडी बीएमडी का चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि बीम दो तरीके के होते हैं। तो हम जान लेते हैं टाइप ऑफ बीम पहले, इसके बाद तो देखो बीम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ बीम देख लेते हैं हम। टाइप ऑफ बीम, तो देखो हमने पढ़ा था, तो बेसिकली बीम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के ना। एक स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम, होता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम। एक क्या होता है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम। मैंने जब एसएमडी बीएमडी पढ़ा रहा था तो मैंने सबसे शुरुआत लेक्चर में यही करवाया था आपको। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं ना, हम देख लेते हैं कि स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम क्या होता है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम क्या होता है। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम वो बीम होता है जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन जो है नंबर ऑफ अननोन के बराबर होता है ना। नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक। तो मतलब कि यहाँ पे मैं लिखा तो नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट बीम में क्या होता है कि नंबर ऑफ अननोन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन। अभी हमारे पास तीन ही इक्वेशन होते हैं, जैसे कि समेशन ऑफ एफ एक्स होता है इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। यही तीन इक्वेशन है हमारे पास। लेकिन अननोन क्या हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तो हम इसे कैसे हैंडल करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट बीम के अंतर्गत आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये देख लेते हैं हम, ये क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ अननोन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से। तो पहला होता है कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम होता है। दूसरा होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, तीसरा होता है ओवरहैंगिंग बीम, बीम। बेसिकली ये कैसे बीम होता है मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि कैंटिलीवर बीम कैसा होता, सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता, ओवरहैंगिंग बीम कैसा होता। तो कैंटिलीवर बीम वैसा बीम होता है जिसका एक एंड फिक्स होता है, इस तरह से एक एंड फिक्स होता है और एक एंड जो है हवा में लटक रहा होता है, समझिए। मान लो कि इसका लेंथ एल है, तो एक एंड फिक्स होता है, एक एंड हवा में ऐसे लटक रहा होता है, उसे बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, समझ गए ना। अब देखो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, इस तरह से, मतलब कि इसका एक एंड पे कोई हिंज लगा हुआ इस तरह से, और इसका एक एंड पे क्या हो, रोलर लगा हुआ हो, और यहाँ पे कोई लोड अप्लाई हो रहा है बीच में, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ध्यान से, ये है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, इसका एक एंड या तो दोनों एंड क्या हवा में लटक रहा होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे, क्योंकि मैं जो लास्ट लेक्चर में है ना एसएमडी बीएमडी में बता चुका हूँ, तो आपको थोड़ा मेमोराइज करवा देता हूँ कि क्या होगा। ये ओवरहैंगिंग बीम क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये कोई लोड है, ये बीम है इस तरह से, तो इसका एक एंड क्या हिंज है, और इसका ये बीच में क्या है ना, ये रोलर लगा हुआ है, तो मतलब इसका एक एंड तो हिंज है और दूसरा एंड क्या हवा में लटक रहा है। या तो ऐसे भी हो सकता है कि दोनों एंड हवा में लटक रहा
मतलब कि इसका एक यहाँ पे जो है हिंज है और यहाँ पे जो है रोलर लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, यहाँ तो एक एंड जो है हवा में लटक रहा होता है, मतलब हैंगिंग कर रहा हो। अब यहाँ पे क्या है, इसका दोनों एंड हैंगिंग कर रहा है। तो इस तरह के जो है बीम को क्या बोलते हैं, ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, तो ऐसे ज़्यादातर मेट्रो स्टेशन में देखे होंगे, है ना, मेट्रो स्टेशन में मेट्रो वाला जो ब्रिज होता है इस तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं। यार पुल में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बने होते हैं, जो ब्रिज और जैसे रोड पे कोई ब्रिज होता है, ओवर ब्रिज, उसमें ये सारे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे आपको आसानी से। देखो अब ऐसा है कि हम देख लेते हैं कि स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम क्या होता है। तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम मतलब क्या, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम एक होता है, ठीक है। दूसरा क्या, कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम हो गया। तीसरा हो गया, क्या हो गया, फिक्स्ड बीम, है ना, फिक्स्ड बीम। ठीक है, तो ये तीनों हमने पढ़ा था कि इस तरह के बीम भी होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोप कैंटिलीवर बीम, एक कंटिन्यूअस बीम, एक फिक्स्ड बीम। जैसे फिक्स की बीम के बारे में बात कर ले तो इसका दोनों एंड फिक्स होगा, जैसे कि इस तरह के बीम यहाँ पे भी फिक्स है तो यहाँ पे भी फिक्स है। तो ऐसे में ना इक्वेशन अननोन ज़्यादा हो जाएंगे, अननोन ज़्यादा होगा, फिर हमारे पास इक्वेशन कम है। तो यहाँ पे ये हो गया। कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है, 2-3 जो है सपोर्टर लगा हुआ होता है ना, हम ज़्यादातर इसमें 2 सपोर्ट लगाते हैं, लेकिन या कंटिन्यूअस बीम में 3-4-5 ऐसे इस तरह के सपोर्ट लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे पढ़ लेते हैं बीम के बारे में कुछ अच्छा सा। अब देखो, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्योर बेंडिंग क्या होता है, जैसे देखो प्योर बेंडिंग वो बेंडिंग होता है जिस बीम में सिर्फ जैसे कि जिस बीम में सिर्फ बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होता है ना, जहाँ पे शेयरफोर्स 0 होता है, बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये एक बीम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि जब हम SMD BMD बना रहे थे तो यहाँ पे डिफरेंट क्या था, यहाँ पे डिफरेंट ट्रांसवर्स लोड था, जिसके कारण क्या हो रहा था, शेयर फोर्स आ रहा था। बट यहाँ पे शेयर फोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे शेयर फोर्स नहीं आएगा, बट केवल क्या आएगा, मोमेंट आएगा। ठीक है ना, मोमेंट मतलब वैसा बीम जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है और केवल बेंडिंग मोमेंट आता है, तो उस बीम को क्या बोलते हैं, प्योर बीम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ डिफिनेशंस लिखा देता हूँ आपको। क्या है, a beam is under pure bending। प्योर बेंडिंग नहीं यहाँ पे when it is subjected to only bending moment, without any shear force, is called
कॉल्ड प्योर बेंडिंग। ठीक है, तो मतलब मैंने यही समझा रहा था कि वैसे बीम जिसमें केवल केवल जो है बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होता है, शेयर फोर्स का वैल्यू वहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो होगा, केवल बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होगा, तो उससे क्या बोलेंगे हम, उसे उसे बोलेंगे प्योर बेंडिंग। जैसे कि अगर हम शेयर फोर्स की बात करें तो शेयर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मतलब कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें तो इसमें ना, जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे दो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ केवल क्या आ रहा है, मोमेंट आ रहा है, मोमेंट। तो यहाँ पे एम होगा, यहाँ पे मोमेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था, है ना, हमने क्या पढ़ा था कि शेयर फोर्स की वैल्यू एस के इक्वल टू जीरो होगा। शेयर फोर्स की वैल्यू एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो डी एम अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एस होता है ना। डी एम अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एस होता है। तो डी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो होगा, तो डी यहाँ पे मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया। तो अगर हम यहाँ पे शेयर फोर्स की जो है इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो शेयर फोर्स का इक्वेशन इस तरह से बनेगा। यहाँ पे मतलब कि शेयर फोर्स हम इस तरह से बनाते थे ना, ऐसे करके हम इस तरह से बनाते थे, इस तरह से डायग्राम बनाते थे। तो यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू एस एफ डी की वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी एस एफ डी है ना, तो यहाँ पे भी जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम शेयर फोर्स की वैल्यू, शेयर फोर्स को रिप्रेजेंट करें, तो शेयर फोर्स क्या हो रहा है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से क्या, यहाँ मोमेंट क्या हो रहा है, यहाँ मोमेंट क्या हो रहा है, मोमेंट तो होगिंग हो रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ते हैं, ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, सैगिंग होता है। तो अब यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसका क्या मतलब क्या है, ये क्या हो रहा है, सैगिंग हो रहा है। सैगिंग मतलब यह नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ तो जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो हो गया, और यहाँ पे ये हो गया एम, मतलब कि एम माइनस में है, यहाँ भी एम माइनस में है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट से हमें पूछ लो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ोगे ना, कुछ समय आगे बढ़ोगे, फॉर्मूला को जानोगे, तो अब आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि प्योर बेंडिंग क्या होता है। तो वैसे बेंडिंग, वैसे मोमेंट, वैसे बीम जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होता है, केवल बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होता है और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है। बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ से अगर हम बढ़ा दिए वैल्यू तो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, बस यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे जीरो तक जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं भी चेंज नहीं हो, इसका मतलब कि मोमेंट कांस्टेंट होता है। तो हाँ, मतलब शेयर फोर्स जीरो होगा, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, उस बीम को क्या बोलते हैं, प्योर बेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम उसका एस एफ डी बी एम डी ये हो गया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ना यहाँ पे एस एफ डी बी एम डी बना करके आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या हम चलते हैं। एक यहाँ पे फॉर्मूला है, उसे हम ड्राइव कर लेंगे। पहले क्या है, यूलर बर्नौली। रिंग थ्योरी, तो इसका हमें क्या करना है, डेरिवेशन निकालना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, यूलर का जो है यूलर बर्नौली थ्योरी है, इस पर एक फॉर्मूला आएगा,
और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फार्मूला जो आएगा ना, हम उससे इसका पूरा इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये फार्मूला कैसे होता है। तो इसका कुछ अजम्पशंस हैं, हम अजम्पशंस लिख लेंगे। देखो, हम जो अजम्पशंस लेते हैं ना, हम सोम में जितने भी अजम्पशंस लेते हैं तो वो अजम्पशंस सारे जो जितने भी इक्वेशन हम प्रूव करते हैं सारे इक्वेशन के लिए वो वैलिड होता है। इसके पहले मैं एक्सियल लोडेड मेंबर में कुछ अजम्पशंस लिया था वो फार्मूला प्रूव करने के लिए, तो वही अजम्पशंस हम यहाँ भी लेंगे, ठीक है। और आगे भी जितने भी हम फार्मूला ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे अजम्पशन जो लेते हैं ना, वही अजम्पशन हम दोबारा रिपीट करते हैं। तो अजम्पशन वही होता है, ठीक है, बस कुछ कुछ वैल्यू चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, बीम ऑफ मटेरियल, मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है, यंग मॉडुलस है ना, मॉडुलस इन टेंसाइल एंड कंप्रेशन टाइम बिल कांस्टेंट कर देंगे। थर्ड क्या है, हाँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विथ इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट। और चौथा क्या है, ऑल ट्रांसवर्स सेक्शन remain plane after bending। देखो, पांचवा क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। अरे यार, ऑफ द बीम, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम सैमेटिक about the plane of loading, ठीक है। तो ये बेसिक अजम्पशंस हैं। अगर आप कोई भी जो है सॉल्व करते हो, कोई भी डेरिवेशन ड्राइव करते हो ना, तो ये सारे अजम्पशंस हर डेरिवेशन में अज्यूम करते हो कि इस तरह के अजम्पशन है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ देता है कि भाई अजम्पशंस बता दो मटेरियल का क्या होता है, तो यही सारे आप बताओगे, ठीक है। ये इंटरव्यू में भी पूछ लेता है कभी कभार, ऐसे ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन अगर दिमाग उसका घूम गया, उसके पास पूछने के लिए कुछ नहीं बचा है दिमाग में, तो वो पूछ देगा भाई अजम्पशंस बता दो क्या हो गया। तो अजम्पशंस बता देना, तो यही बता देना कि मटेरियल क्या होमोजेनियस आइसोटोपिक होना चाहिए, मटेरियल क्या होता है, शुड बी जो इसका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद जो इसका जो लोड होता है क्रॉस सेक्शन के सिमेट्रिक, मतलब कि ये जो है ना, ये क्रॉस सेक्शन है तो इसके बीच में जो लोड अप्लाई होगा
मतलब इधर से भी उतना उतना डिस्टेंस होगा, इधर से भी उतना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। तो यही सारी चीज़ें। और यंग मॉडुलस जो है कंप्रेस जब हो रहा है, मतलब हम इसे इस तरह से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेंशन हो रहा है, यहाँ नीचे में कंप्रेशन हो रहा है, तो उस समय यंग मॉडुलस सेम होता है, मतलब डिफरेंट नहीं होता। तो वही सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करके बता देना, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट याद कर लो, ताकि कभी भी आपको अगर पूछ दे इंटरव्यू में, क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम दोगे अभी, है ना, बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं, एग्जाम्स दोगे, अगर कोई ना कोई क्लियर हो जाएगा तो कोई ना कोई में कभी कभार पूछ देगा। तो ये सारी चीज़ें याद कर लो, ठीक। अब हम इसका जो है एक डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है, तो उसे समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे देखो, अगर हम अज्यूम करते हैं ये एक बीम है, ठीक है, हम यही यही क्वेश्चन ड्राइव कर रहे हैं, यूलर बर्नौली बीम थ्योरी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये एक बीम है, ठीक है ना, यहाँ से बीम है। हम बड़ा आराम से चलेंगे, ऐसा हर बड़ी बात नहीं है, हम बहुत आराम से चलेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये क्या है, आउटर लेयर है, मैंने आपको बताया था ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर है। और ये क्या है, इनर लेयर। अब ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस है ना, इसे NL लिख देता हूँ, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस समझ जाओगे। तो अगर हम इसे मोड़ने की कोशिश करेंगे, इसे आप इस पे मोमेंट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से इस स्ट्रक्चर इसका इस तरह से हो जाएगा ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे टेंशन होगा, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे कंप्रेशन। अब बीच वाला क्या होगा, बीच वाला जो होगा कुछ नहीं होता है भाई, बीच वाला कुछ नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा मोड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन बीच वाला में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे देखो ये हो गया, अगर हम इसे कंप्रेस करेंगे ना, तो जैसे देखो ये है, इसे कंप्रेस करेंगे तो ये थोड़ा मुड़ा हुआ दिखेगा, मतलब कि ऊपर वाला पार्ट इस तरह से दिखेगा, ऊपर वाला पार्ट इस तरह से दिखेगा, है ना, ऊपर वाला पार्ट इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, और नीचे वाला पार्ट इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। इसका मतलब ये है, इस जो न्यूट्रल एक्सिस है ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ लो ध्यान से, ये न्यूट्रल एक्सिस है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम 100 में पढ़ रहे हैं, तो हल्का से यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, हल्का से डिफ्लेक्शन हो गया मतलब वो मटेरियल फेल होने के कगार पे है, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे हम पढ़ने के लिए इसे थोड़ा ज़्यादा मोड़ लेते हैं ताकि हमें समझ में आए, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो हम यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस कर देते हैं। अज्यूम करते हैं ना, यहाँ पे ये एक लाइन अज्यूम करते हैं, ये लाइन है ऐसा, ठीक है, ये लाइन, ये यहाँ पे, ये भी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम ऐसे मटेरियल को मोड़ दिए, तो ये लाइन तो चलो, ये लाइन क्या है, ए लाइन तो इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे ए लाइन है, ये बी लाइन है, लेकिन जब मटेरियल को मोड़ते हैं तो स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट हो जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, है ना, ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे कंप्रेशन है। तो ये मटेरियल जब ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे, जब पूरा ऐंठ देंगे, तो कहाँ से टूटना स्टार्ट होगा, ये टूटना यहाँ से स्टार्ट होगा, पॉइंट ए से टूटना स्टार्ट होगा, मतलब कि यहाँ पॉइंट ए आ गया, यहाँ पे ए डैश आ गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे ना बी डैश आ गया, ठीक है, यहाँ पे बी डैश आ गया। तो मतलब कि अगर हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, या लकड़ी को, बांस को अगर तोड़ोगे ना, मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अगर कच्चा बांस होता है ना, कच्चा बांस को ऐसे मोड़ने की कोशिश करोगे ना, तो इसके ऊपर वाला लेयर से टूटना स्टार्ट होता है, उसका रेसे निकलना स्टार्ट होगा लंबा लंबा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे पकड़ तोड़ने करो तो यहाँ इस पॉइंट से टूटना स्टार्ट होगा, मतलब कि मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे होगा। ये तो कंप्रेशन है, तो हम इसे ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फिर इतना पूरा मोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसे उल्टा मोड़ते हैं, फिर इसे इस तरह से मोड़ते हैं, मतलब कि पहले तो नीचे वाला कंप्रेशन में आया, फिर उसके बाद नीचे वाला टेंशन में आया, फिर मल्टीपल कंप्रेशन टेंशन का अप्लाई करते हैं, मल्टीपल कंप्रेशन टेंशन अप्लाई करते हैं, तो वो टूट जाता है मटेरियल। तो हमें सबसे पहले हम एक ही बार में यहाँ पे कंप्रेस ऐसे कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ लो यहाँ पे।
जैसे कि अगर मैं समझाऊँ आपको कि क्या होता है, कि जैसे कि मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ गए ना आपको यहाँ पे, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि ये मटेरियल जो है, ये मटेरियल जो है ना, इसकी लेंथ कितना हो गया, 100 हो गया। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका लेंथ 100 mm हो गया, 100, अरे 100 mm मान लेते हैं, चलो ठीक है 100 mm मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है और हम इसे मोमेंट अप्लाई कर दे रहे हैं, इस तरह से मोमेंट, ठीक है, इस तरह से मोमेंट अप्लाई कर देते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट में टेंशन लगा हुआ है, ठीक है ना, ऊपर वाले पार्ट में टेंशन लगा हुआ है, नीचे वाले पार्ट में कंप्रेशन लगा हुआ है। तो जब हम इसे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर तो बनेगा ही, प्लस इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, ऊपर वाली जो है, ऊपर वाली लेंथ वो इंक्रीज हो रही है ना, ऊपर वाली लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो ऊपर वाली लेंथ इंक्रीज होकर के इसका कितना, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 110, मतलब 110 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो टेंस हो रहा है ना, मतलब फैल रहा है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये जो है कंप्रेशन हो जाएगा, मतलब सिकुड़ रहा है ना, तो 90 mm हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और बीच वाला जो है ना, बीच वाला भी सो है, तो बीच वाला सो ही रहेगा, यहाँ पे कुछ इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बीच वाला जो है ना 100 mm में रहेगा, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो बारीक है, क्योंकि अगर ये नहीं समझे ना तो क्वेश्चन बनाने में आपको तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, तो ये चीज़ें बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो आगे चलते हैं हम। देखो यहाँ पे देख लेते हैं ना हम न्यूट्रल एक्सिस के बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी ले लेते हैं कि क्या होता है। जैसे देखो ये जो पोर्शन है हम अज्यूम कर लेते हैं, ये यहाँ पे ना ये न्यूट्रल एक्सिस अज्यूम करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। जैसे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इस तरह का पोर्शन बनाया, ठीक है, हमने यहाँ पे भी इस तरह से पोर्शन बनाया, तो इसे हम एक डब्बा बना देते हैं, डब्बा, ठीक है। जब डब्बा बना दे रहे हैं तो ये जो एक लाइन है, तो ये लाइन जैसे कि ये जो यहाँ पे एक लाइन है, बीच वाला पॉइंट, ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट है, इसका मतलब जाली टाइप का लगा हुआ बीच वाला पॉइंट। तो ये जो बीच वाला पॉइंट से पास हो रहा है जो लाइन, ये जो बीच वाला पॉइंट से ये जो लाइन पास हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस, मतलब एन है, समझ रहे हो ना, बीच वाला। हाँ, जैसे कि अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे एक ये है बार है, तो इसके बीच वाले जो पॉइंट से ये पास हो रहा है ना, इसे हम न्यूट्रल एक्सिस करते हैं। न्यूट्रल एक्सिस क्या करता है, किसी भी मटेरियल को, किसी भी बीम को, किसी भी स्ट्रक्चर को दो बराबर भागों में डिवाइड कर लेता है ना, वो वही चीज़ें हो गया, मतलब कि एक पार्ट इधर ये बराबर हो गया, मतलब कि टोटल अगर हम h मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, h/2, और अगर यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ये भी h/2 हो गया, मतलब दो बराबर भागों में इसे डिवाइड करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सिस बोलते हैं। इसका हम डिफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ, इसका डिफिनेशन क्या हो गया यहाँ पे, इट इज द एक्सिस of the cross section of a beam about which the bending moment एक्ट, ठीक है, यही हो गया। ये जो डिफिनेशन मैं लिखा रहा हूँ ना, ये हम मेरे जो नोट्स में है ना,
वो लिखा हुआ है तो उसी से डिफिनेशंस लिखा रहा हूँ। डिफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार भूल जाते हैं ना, तो हमें मेमोराइज रहता है कि हाँ भाई चलो ये चीज़ें ये है। तो यहाँ पे डिफिनेशंस में जो नोट से लिखा रहा हूँ, ठीक है। एक और है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल लेयर ये इसका डिफिनेशन है। डिफिनेशन ध्यान में रख लेना, ऐसा डिफिनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट हमारा ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, चलो कोई नहीं। देखो अगर हम बात कर ले, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं ये एक लाइन है, न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। अगर यहाँ पे सर्कल का है न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। अगर यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ एक सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एक आई सेक्शन दिया हुआ है, आई सेक्शन इस तरह होता है ना, आई सेक्शन। इस तरह से आई सेक्शन होता है। तो इसमें से तो देखो इन दोनों में ना, तीनों में इस तरह से जो है न्यूट्रल एक्सिस पास करता है। मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि न्यूट्रल एक्सिस क्या करता है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है किसी भी चीज को, दो बराबर भागों में। यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ h/2 हो गया, ये भी h/2 हो गया है ना। अब देख लो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा था, आई सेक्शन को लेकर मैं ये चीज़ें समझाना चाह रहा था कि ये जो यहाँ से ये जो यहाँ तक होती है ना, ये पूरा जैसे कि मान लो तो ये पूरा जो होता है ये स्मॉल h मानते हैं इसको, तो ये क्या हो गया h/2 और यहाँ पे क्या हो गया स्मॉल h/2। अब यहाँ पे यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या होगा कैपिटल H, इसकी पूरा की हाइट कैपिटल H हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया h/2 और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया h/2, ठीक है। तो मैं इस तरह इसे हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से अलग अलग पार्टों में डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं इसको लेकर ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम चलते हैं इस फॉर्मूले में देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि ये एक बीम है, ये एक बीम है, ध्यान से देखना दोस्त, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं ये एक बीम है और ये जो है न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि ये एक लाइन है, ऐसे यहाँ पे लाइन है, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे भी एक लाइन है, ठीक है। ये तो न्यूट्रल एक्सिस है बीच वाला, तो हम अज्यूम करते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। इसको हम अज्यूम करते हैं ये न्यूट्रल एक्सिस है। और यहाँ से देखो ये एन एन है, मान लेते ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना एन एन मान लेते हैं, ये वाला बीच वाला पॉइंट को एन एन, और ये इस पॉइंट को हम ई एफ मान लेते हैं, ई एफ। अब देखो जब इस पर लोड अप्लाई करते हैं, मतलब कि मोमेंट अप्लाई करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर ना इस तरह से हो जाता है। या तो हम इस तरह से अप्लाई करते हैं, या तो हम इसे सैगिंग करते हैं, या तो होगिंग करते हैं। अज्यूम करते हैं हम इसे सैगिंग कर रहे हैं, तो सैगिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, नीचे से मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ऐसे में ना स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये मतलब एक सर्कल का छोटा सा पोर्शन बन गया है ना, सर्कल का छोटा सा पोर्शन। जैसे कि अगर हम ये यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं इस तरह से, तो अगर हम ये पार्ट को इस तरह से ऐसे है, तो अगर हम इसे यहाँ से मिटा दे रहे हैं, यहाँ से इसे मिटा दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह का एक पोर्शन बन गया ना ये, तो वही पोर्शन ये वाला है।
तो इसका तो एक केंद्र यहाँ पे सेंटर होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे ना अप्लाई करेंगे हम। तो इसका भी एक यहाँ पे केंद्र सेंटर होगा, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे एक सेंटर होगा। तो सेंटर से ये डिस्टेंस हो गया, ये तो आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, क्योंकि ये कम टेंशन में, नीचे वाला क्या है टेंशन में, ये ऊपर वाला कंप्रेशन में है। तो देखो हम यहाँ से ऐसे अप्लाई अति करेंगे, ये इसका सेंटर हो गया, समझ गए ना। और ये क्या है इसका न्यूट्रल एक्सिस, ये वाला एक्सिस ये है, ठीक है, समझ गए ना। तो देखो हम क्या करते हैं, ये क्या हो गया, ये तो न्यूट्रल एक्सिस हो गया एन एन। अब ये जो ई वाला एफ है ना, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये ई हो गया, ई एफ हो गया। बेसिकली इसे हम ये डैश रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये इसका जो लेंथ है ना इंक्रीज हो गया, पहले ये जो था इसका लेंथ इंक्रीज हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा छूट गया था यहाँ पे, कि ये जो लाइन है ना इस न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस y है, समझ गए ना, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस y है। अब अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से इसके बीच तक का डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस ये क्या है r हो जाएगा, मतलब रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे कि हम अज्यूम कर लेते हैं ना ये सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ से इस सर्कल से इस यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा r हो जाएगा ना। तो अगर हम इसे इस तरह से मिटा देते हैं, इसे इस तरह से मिटा देते हैं, तो ये भी तो r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। r को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, समझ गया। अब यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो गया, y हो गया ना, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस ये लिया था y, ये डिस्टेंस y हो गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो कि यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एन एन बराबर क्या हो रहा है, ई एफ के बराबर हो रहा है। यहाँ पे एन एन ई एफ के बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एन एन जो है ई एफ के बराबर नहीं हो रहा है, मतलब एन एन जो है स्मॉलर देन ई डैश एफ डैश। यहाँ पे क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, समझ गया ना, ये चीज़ें हो गया। तो हम जानते हैं देखो कि ऐसा में इस तरह से जब स्ट्रक्चर बनेगा तो हमें पता है कि स्ट्रेन बराबर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर, इसीलिए ऐसा लिखते हैं ना, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर क्या होगा, एल डेल एल अपॉन एल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल फिर अपन एल इनिशियल हो गया। तो यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि देखो एल फाइनल, मतलब कि एल फाइनल कहने का मतलब कि यहाँ पे एल फाइनल क्या हो गया, ये समझे ना, एल फाइनल ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो ये जो ई एफ है नॉर्मल है, ई एफ नॉर्मल, लेकिन जब हम यहाँ पे मोमेंट अप्लाई करते हैं तो इसका लेंथ इंक्रीज होता है, ई एफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ई एफ डैश, जैसे कि अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, अज्यूम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डैश लिख देते हैं, तो ई एफ ई का डैश फिर एफ का डैश हो जाएगा, ठीक है। और एल ये जो है ये क्या हो जाएगा, ई एफ अपॉन ई एफ, इतना हो जाएगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, ई एफ क्या हो रहा है, एन एन के बराबर हो रहा है, यहाँ पे ई एफ जो है एन एन के बराबर हो रहा है, तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि ई एफ जो है, यार ई डैश एफ डैश माइनस एन एन अपॉन एन एन, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम निकालेंगे ना, क्या क्या निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ये क्या हो गया, एल अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ये जो है ना, इसे हम एल अज्यूम करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम इससे निकालना है, इसको निकालना है। तो आपने बेसिकली टॉम में पढ़ा होगा कि हम कैसे रेडियस और कर्वेचर निकालते हैं। जब हम इस तरह की चीज़ें दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें इस एल की वैल्यू निकालना होता है, यहाँ थीटा दिया हुआ होता है, यहाँ आर दिया होता है, ठीक है। तो हम इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, एल इक्वल टू क्या करते हैं, थीटा इंटू आर कर देते हैं ना, थीटा इंटू आर कर देते हैं, तो इसका फुल फॉर्मूला निकल जाता है। अगर आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़े होंगे तो ये चीज़ें आपको पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़े होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे
अगर एल की वैल्यू निकालना हो तो ना इस आर जो है यहाँ पे रेडियस इंटू ये थीटा है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ गए ना। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये निकालना है इस ई डैश और एफ डैश, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा। तो देखो क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे तो 0 हो गया ना, यहाँ से क्या ये तो आर टोटल हो गया, आर तो यहाँ तक आ गया, फिर नीचे से वाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, आर प्लस वाई। अब यहाँ पे एक थीटा मान लेते हैं, यहाँ थीटा है, थीटा हो गया, फिर माइनस करेंगे, फिर एन का निकालेंगे, एन क्या हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा, अपॉन ये नीचे भी आर थीटा हो गया, समझ गया ना। अब देखो हम क्या करेंगे ना, अब ऐसे करेंगे कि आर थीटा प्लस वाई थीटा फिर माइनस आर थीटा अपन क्या हो जाएगा, आर थीटा, है ना। अब ये आर थीटा गया, अब क्या बच गया, अब देखना यहाँ पे क्या बच गया, ये थीटा बच गया, ये थीटा कट गया, तो क्या होगा, वाई अपॉन आर बच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन इक्वल टू वाई अपॉन आर बच गया, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो मतलब यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, है ना। और फिर r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये चीज़ें आई होप दोस्तों ये चीज़ें सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें पूछो, मैसेज करोगे कि यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे आपने कैसे किया। मैं आपको फिर से ओवरव्यू करवा देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या किया हूँ। जैसे देखो ये जो नॉर्मल है बीम है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। ये एक स्टीव जो है कंसिडर किया हूँ कि एक लाइन कंसिडर किया हूँ ई एफ, ठीक है। इसके बीच का लाइन हम अज्यूम करते हैं कि एल है, ठीक है। अगर हम इसे सैगिंग में मोड़ना चाहते हैं, सैगिंग में मोमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऐसे स्माइल वाला पोर्शन में आएगा। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस चेंज नहीं होता, तो ऊपर के पार्ट चेंज होगा। ऊपर के पार्ट में क्या आ रहा है, ई एफ होगा, तो नया ई एफ बन गया, एफ डैश ई डैश और एफ डैश बन गया। तो इसका लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो हमने क्या बताया था कि जब हम ये तो एक कार्वेचर की तरफ बन गया, तो यहाँ से एक सेंटर से एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे इसके पॉइंट्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस से। अब देखो न्यूट्रल एक्सिस से ई एफ का जो है डिस्टेंस कितना है, वाई है ना। तो यहाँ पे भी यहाँ से भी डिस्टेंस हो गया वाई। तो हमें पता है कि न्यूट्रल एक्सिस का लेंथ और ई एफ का लेंथ उतना ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस का लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो ई डैश एफ डैश का इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो चेंज इन लेंथ, किसमें लेंथ चेंज हो रहा है, ई डैश और एफ डैश वाला चेंज हो रहा है, लेकिन ये वाला चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे लिख देंगे। हमने पढ़ा था इसके बारे में पढ़ा है, तो इसकी जगह हम एन की वैल्यू लगा देते हैं। अब देखो ई डैश एफ डैश की जगह देखते हैं कि हम कैसे आ गए यहाँ पे। तो यहाँ आर, ये तो टोटल आर है, यहाँ न्यूट्रल एक्सिस तक, आप ही प्लस वाई कर देंगे, और यहाँ पे थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा ई डैश एफ डैश के पूरा की लेंथ आ जाएगी। फिर उसके बाद माइनस कर देंगे आर जो है, आर कहाँ तक है, न्यूट्रल एक्सिस तक है ना। आर जो न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस है, इंटू थीटा कर देंगे तो न्यूट्रल आ जाएगा। मतलब ये कैलकुलेशन हो गया, समझ गए ना। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ ये वाला, क्योंकि हमने यहाँ तक ले आया, ठीक है। अब हम देखो हमें पता है हुक्स लॉ के बारे में हम पढ़े हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब कि अगर यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाएं तो यहाँ पे स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ई की वैल्यू यहाँ पे है और एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे वाई अपॉन आर, ठीक है। तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे देख लेना कि अगर y मैक्सिमम हो
तो यहाँ पे सिग्मा भी मैक्सिमम होगा, समझे ना। वाई मैक्सिमम है तो यहाँ पे सिग्मा भी मैक्सिमम होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर इस तरह से बीम कंसीडर करते हैं तो यहाँ से लेकर, अगर यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से वाई अगर यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, इस आउटर लेयर पे वाई मैक्सिमम आ रहा है, आउटर लेयर पर वाई मैक्सिमम आएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी सिग्मा मैक्सिमम आना तय है। ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ पे समझाना चाह रहा था आपको। देखो तो ये चीज़ समझ गए होंगे ना, y इक्वल टू तो सिग्मा मैक्सिमम, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान में रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं, कि अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बार कंसीडर करते हैं, इस तरह से हम कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे एक हम टी कंसीडर करते हैं, टी कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे इसका एक न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे इसका न्यूट्रल एक्सिस है। तो इसका हम स्ट्रेस से फाइंड आउट करेंगे, तो स्ट्रेस का किस तरह से बनेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है, तो यहाँ पे ये इसका ये हो गया h/2, इसका ये हो गया h/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो स्ट्रेस किस तरह से होगा, स्ट्रेस इधर भी कंप्रेसर में बराबर होगा और यहाँ पे भी बराबर होगा। इधर वाले में ना टेंशन अप्लाई करते हैं, सिग्मा मैक्स यहाँ पे होगा, ये क्या होगा, टेंशन, टेंसाइल। यहाँ पे सिग्मा मिनिमम होगा, सिग्मा मिनिमम इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रेस टेंसाइल में बढ़ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस कंप्रेसर में बढ़ रहा है, तो मतलब कि कंप्रेसर और टेंसाइल बराबर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ सिग्मा मैक्सिमम क्या होगा, कंप्रेशन में, तो मतलब कि सिग्मा मैक्सिमम टेंसाइल बराबर सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेशन, दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसका तो हाइट चलो सेम है, लेकिन यहाँ पे एरिया थोड़ा ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ तो आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे कंप्रेशन नेचर कम हो जाएगा, मतलब कि इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, देख रहे हो, ये इस तरह से। तो यहाँ पे कंप्रेशन ये होगा, ये वाला, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे सिग्मा स्ट्रेस मिनिमम होगा 0, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, तो टेंसाइल पे, यहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम कंप्रेशन पे। तो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा मैक्सिमम टेंसाइल वाला ज़्यादा होगा कंपेयर टू सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आपने समझ लिया होगा। हम इसे आगे बढ़ाने के लिए ना हम एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि एक पोर्शन लेते हैं, हम एक पोर्शन लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस तरह का कोई भी क्रॉस सेक्शन है, इसका न्यूट्रल एक्सिस ये है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, क्या होती है इसकी वैल्यू, इसका जो है एरिया क्या होगा, DA हो गया, इसका एरिया DA हो गया, और इसका डिस्टेंस कितना हो गया, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से इसका डिस्टेंस y हो गया ना, मैंने आपको बताया था y हो गया। तो अगर हम देखते हैं मोमेंट, मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, हमेशा एक फॉर्मूला होता है, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, ये क्या डिस्टेंस हो गया, ध्यान देना। तो हम ऐसे करेंगे ना, स्ट्रेस और क्या होगा सिग्मा, एरिया क्या होगा स्ट्रिप का DA हो गया, है ना, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या हो गया y हो गया। ठीक है, ये मोमेंट मतलब m। तो ये तो बेसिकली स्मॉल स्ट्रिप के लिए था, फॉर स्मॉल स्ट्रिप,
स्मॉल स्ट्रिप के लिए था, ठीक है। जब ये स्मॉल स्ट्रिप के लिए था, लेकिन हमें क्या है, पूरे क्रॉस सेक्शन का फाइंड आउट करना है। तो पूरे क्रॉस सेक्शन का फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मतलब ये यहाँ पे डी ये था, डी एम, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, सिग्मा डी ए फिर वाई, यहाँ पे इसका ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने क्या क्या निकाला था इसके पहले, सिग्मा, तो सॉरी मैं आपको थोड़ा ओवर भी कर देता हूँ इस फॉर्मूला के बारे में जो हमने अभी पहले पढ़ा था। तो हम सिग्मा की जगह इस सब को रख देंगे, ठीक है। सिग्मा की जगह इन सभी फॉर्मूला को वहाँ पे रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, डी एम, फिर क्या होगा सिग्मा ई वाई अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। फिर वाई डी ए हो जाएगा, समझ गया ना। अब देखो क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये तो ये एम हो गया, फिर ई अपॉन आर हो गया। अब देखो यहाँ क्या हो गया, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए। तो ये जो ये पार्ट है ना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अगर इस तरह से वाई स्क्वायर डी ए रहेगा, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, तो इसे क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। मतलब तो आपको बताता हूँ क्या होगा। तो ए मोमेंट मतलब क्या होगा, तो देखो ई क्या हो गया, ई अपॉन आर अपॉन आई। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। अगर हम इसे इस तरह से लिखेंगे ना, यहाँ पे इसे इस तरह से लिखेंगे तो एम अपॉन आई हो जाएगा, फिर ई अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इस तरह से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखो मैंने ना इसे ड्राइव करके दिखाया था कि आपको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। और बेसिकली ये डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ होगा। और इसका फॉर्मूला क्या, कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, ये क्या हो गया, मोमेंट हो गया, मतलब कि मोमेंट हो, जैसे कि यहाँ पे हम मोमेंट अप्लाई करें तो मोमेंट, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई मतलब यंग्स मॉडुलस, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारे टर्म आपको याद रखना है और इसी टर्म से हम फॉर्मूला को जो है क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को हम अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ लेते हैं सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, देखो अभी सेक्शन मॉडुलस मतलब कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है कि मतलब कोई भी बीम है ना, बीम को हम बीम की स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बार इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस है ना, ठीक है। मतलब कोई बीम है, ठीक है, बीम, ये बीम जो है कितना स्ट्रेंथ है, इसका बीम का स्ट्रेंथ क्या है ना, ये चीज़ें हम मेजर करते हैं, उसे सेक्शन मॉडुलस करते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने पढ़ा था फॉर्मूले के थ्रू, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था इसके पहले कि सिग्मा अपॉन वाई होता है, ई अपॉन आर होता है ना, इसके बाद एम अपॉन आई होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब हम एम अलाउ लेते हैं अपॉन ये क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर ये सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स है तो ये जो एम अलाउ अपॉन आई हो गया इक्वल टू, अगर वाई मैक्सिमम है तो सिग्मा भी मैक्सिमम होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं हम और यहाँ पे ये जो है ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ से ये y क्या, यहाँ इस पॉइंट पे क्या y मैक्सिमम है ना, यहाँ पे y मैक्सिमम है। तो जहाँ पे y मैक्सिमम मतलब कि ये आउटर लेयर है, कोई भी बीम का ये आउटर लेयर, तो अगर आउटर लेयर
ये जो सेंट्रल से डिस्टेंस का आउटर लेयर का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा। क्योंकि देखो जैसे कि अगर ये जो बीम है, क्योंकि इसे ऐंठने की कोशिश करेंगे, इसे बेंड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, आउटर लेयर तो वाई मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट करेगा, है ना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होगा, तो यहीं से स्टार्ट होगा ब्रेक होना। तो ये चीज़ें अगर वाई मैक्सिमम हो तो सिग्मा भी मैक्सिमम, मतलब स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, डिस्टेंस मैक्सिमम तो स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। समझ गया ना ये चीज़। अगर हम आई को इस तरफ लेके जाएं, आई को हम इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या होता है, आई एम अलाउ इक्वल टू मैक्सिमम, ये हो गया, फिर आई हो गया अपॉन वाई मैक्सिमम। ठीक है, अब इसे सिग्मा को कांस्टेंट मान लेते हैं। जब सिग्मा को कांस्टेंट मानेंगे तो क्या होगा, एम अलाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन वाई, वाई मैक्सिमम। तो ये जो हो गया, ये तो यंग मॉडुलस हो गया, सॉरी ये तो हो गया सेक्शन मॉडुलस। तो जेड बराबर लिख सकते हैं, जेड इक्वल जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन वाई मैक्सिमम। ठीक है, ये चीज़ें हो गया, समझ गया। तो देखो अगर हम एम अलाउ इक्वल टू जेड कर देंगे तो ये यही हो जाएगा, ये टू नहीं है, ये जेड है। तो जेड इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ इससे जेड इक्वल टू क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्या देखेंगे कि कौन किस किस का क्रॉस सेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, किस क्रॉस सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होता है। हम देख यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल हो गया, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और यहाँ पे आई सेक्शन बना लेते हैं, आई सेक्शन बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो है ये न्यूट्रल एक्सिस है, मतलब कि ये एन है, एन है, एन ए है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस, अज्यूम कर लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका जो है सेक्शन मॉडुलस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस का परिभाषा ही होता है कि जिस बीम का स्ट्रेंथ मेजरमेंट ऑफ बीम इज नोन एज सेक्शन मॉडुलस। मतलब यहाँ पे जैसे कि अगर आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना कि ये कहाँ यूज होता है। आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर अक्सर यूज होता है रेलवे में, रेलवे की पटरी बनाने में। इस तरह का स्ट्रक्चर, आई सेक्शन वाले स्ट्रक्चर रेलवे की पटरी बनाने में यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोड अप्लाई कर सकते हैं, पूरा ट्रेन का वजन पटरी पे आ जाता है ना। तो पटरी क्या करता है, पूरे ट्रेन का वजन को अपने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आप देखे होगे कि पहले की ब्रिज जो बनता था, पहले की ब्रिज इस तरह से बनता था, इसका जो पिलर होता था इस तरह से, पिलर इस तरह से होता था, है ना, पिलर इस तरह से बनता था। लेकिन अभी का जो पहले का ब्रिज में पिलर इस तरह से बनता था क्योंकि वहाँ उस समय ना व्हीकल्स भी कम चलते थे। लेकिन अभी जो है व्हीकल्स ज़्यादा चलने लगे हैं, तो ब्रिज इस तरह से होता है, ब्रिज का जो है ब्रिज इस तरह से होता है, लेकिन जो इसका कॉलम होता है ना, तो कॉलम इस तरह से हम डिजाइन करते हैं, आई सेक्शन की तरह डिजाइन करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ज़्यादा लोड ऑब्जॉर्व कर लेता है ना, ज़्यादा लोड ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो हम आई सेक्शन को बेटर मानते हैं, मतलब कि आई सेक्शन का जो है सेक्शन और मॉडुलस ज़्यादा है, क्योंकि आई सेक्शन का जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा है, मतलब कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गया, है ना। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, क्या आई का सेक्शन मॉडुलस बहुत ज़्यादा है तीनों के कंपेरिजन में। तो जेड आई ज़्यादा हो गया कंपेरिजन टू, इसके बाद रेक्टेंगल का हो गया, टेंगल। ठीक है, कंपेरिजन क्या हो गया, सर्कल का। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। सबसे ज़्यादा सेक्शन मॉडल किसका होता है, आई का, फिर रेक्टेंगल का, फिर सर्कल का। ये आपसे अगर आप पूछ दे तो आप हमें बता देना, ये अगर आप कहीं क्वेश्चन में अगर आ गया तो आप आंसर दे देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम एक टेबल देख लेते हैं, टेबल में अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे कि किसका सेक्शन मॉडुलस, किसका मॉडुलस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका जो वाई मैक्सिमम अच्छा ज़्यादा होता है, किसका कितना होता है, सारी चीज़ ये इसमें हम फॉर्मूले को वहाँ पे लिखेंगे, और फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद करोगे तो जो न्यूमेरिकल जो है सोल्व अच्छे से कर पाओगे। चलो हम आगे देख लेते हैं। जैसे कि हम इसे 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे।
ठीक है। समझ गए ना इतना। तो हम पहले ये तो क्रॉस सेक्शन हो गया, ये क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। ये y मैक्सिमम मतलब न्यूट्रल एक्सिस से y मैक्सिमम कहाँ पे आता है, वो ई इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, सेक्शन मॉडुलस मतलब z, सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से बना लेते हैं। अब देखना ये है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं एक रेक्टेंगल का, देखेंगे तो रेक्टेंगल का न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, ये होगा। यहाँ से देखो क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस ये हो रहा है, बीच में आ रहा है, बीच में सब आता है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये दो बराबर भागों में से डिवाइड कर लेता है, तो यहाँ से h/2 ये हो गया, अब यहाँ से h/2 ये हो गया। इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस का पॉइंट है, तो इसके ऊपर का जो आउटर लेयर है यहाँ का डिस्टेंस क्या हो, y मैक्सिमम, तो y मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/2 है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा BH/12, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस ये इसे b बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसे बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, BH²/6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं सर्कल का, सर्कल में क्या होता है। तो सर्कल का क्या होता है, सर्कल का न्यूट्रल एक्सिस ये हो गया, तो न्यूट्रल एक्सिस दो बराबर भागों में डिवाइड करता हूँ, मतलब कि यहाँ से d/2 कर देगा, इससे नीचे भी d/2 कर देगा, इससे d/2 कर देगा। तो y मैक्सिमम कहाँ, इस पॉइंट से ना, बीच से y मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से d/2, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, π/64, d⁴ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/32, d⁴ हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ये आप मत पूछना कि कहाँ से आया नहीं आया, वो तो बात की बात है, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी आ सकता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। अब एक देख लेते हैं होलो सेक्शन, होलो सेक्शन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये होलो सेक्शन है, तो होलो सेक्शन में हमें पता है कि ये इनर डाया होता है, इनर डाया, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। और आउटर डाया ये हो गया आउटर डाया, तो न्यूट्रल एक्सिस का ये पॉइंट हो गया, ठीक है। पॉइंट से मैक्सिमम y क्या होगा, यहाँ तक, आउटर लेयर यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, d0/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, π/64, ये क्या हो जाएगा, d0⁴ माइनस di⁴ हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, π/32 d⁻³ माइनस di⁴, सॉरी एक्चुअली ना यहाँ पे ये हो जाएगा d⁻³ 1 माइनस k⁴ हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, मैंने इसके पहले जब एक्चुअली लोडेड मेंबर पढ़ा रहा था, तो ये फॉर्मूला अच्छे से ड्राइव करके बताया था कि कैसे होगा। तो बेसिकली ये याद रखना, ये आउटर डायमीटर है, ठीक है। अब k इक्वल टू क्या होता है, इनर डायमीटर अपॉन आउटर डायमीटर, ठीक है। ये चीज़ है। हम इसके बाद देख लेते हैं रेक्टेंगल का देखेंगे, थिन सिलेंडर का देखेंगे, है ना, फिर आई सेक्शन का भी देख लेंगे, इसके बाद क्या क्या कैसे कैसे होता है। जैसे कि अगर बात कर ले ट्रायंगल का, ट्रायंगल का क्या होता है, ट्रायंगल का तो ऐसे होता है ना, और ट्रायंगल में न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होता है, यहाँ पे। न्यूट्रल एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, 2h/3, और यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होता है, h/3, ठीक है, ये h/3 है। तो मतलब कि इस पॉइंट से
सबसे मैक्सिमम का ये डिस्टेंस होगा मैक्सिमम की ये डिस्टेंस होगा मैक्सिमम, मतलब कि ये जो ऊपर का लेयर पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो वाई मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h/3 है ना, 2h/3 हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा bh/36 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा bh²/24। अगर हम थिन सिलेंडर की बात कर लें, थिन सिलेंडर मतलब ये हो गया, यहाँ पे इसका एकदम पतला सा एक डिस्टेंस है, ये है, ये मतलब इस पाइप का स्ट्रक्चर का बता रहा हूँ, पाइप। तो ये जो है ये क्या हो जाता है, ये थिकनेस हो जाता है ना भाई, ये थिकनेस। अगर हम यहाँ से इस तरह यहाँ से ना ये मान लेते हैं कि ये है इसका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी हो जाएगा ना टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अज्यूम करते हैं क्योंकि ये थिकनेस है, थिकनेस ऐसा कोई डायमीटर नहीं है, वो बस इसका 1 mm 2 mm ऐसा थिकनेस होता है। तो अज्यूम करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा d/2 ही हो जाएगा, d0/2 हो जाएगा। ये तो d/2 अज्यूम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी d/2 अज्यूम करते हैं। तो यहाँ y मैक्सिमम कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा d/2, ठीक है। इसका हो जाएगा पाई dq/t/8 हो जाएगा, फिर यहाँ पाई dq/t/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आई सेक्शन की बात करें, आई सेक्शन मैंने आपको बताया था किस तरह से आई सेक्शन होता है। आई सेक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि देखो ये पूरा हाइट जो होता है h होता है ना, ये पूरा हाइट जो होता है h होता है। आई जो यहाँ पर स्मॉल हाइट है इसे स्मॉल h बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल h/2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल h/2 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या निकालना, y मैक्सिमम निकालना, मतलब सेंटर न्यूट्रल एक्सिस से आउटर लेयर क्या है, ये पॉइंट है। तो y मैक्सिमम क्या हो जाएगा कैपिटल h/2, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला bh मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा कैपिटल bh² माइनस स्मॉल bh²/2, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका सेक्शन मॉडुलस कुछ नहीं होता, तो इसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं यहाँ पे उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है यहाँ पे, ये बस फॉर्मूला आना चाहिए कि अगर इसका सेक्शन मॉडुलस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका जो है वाई मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, कैसे ले लेंगे, यह सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है ना, और बाकी ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, और जितना भी मैंने 6 वो बताया 6 को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो ना तो आप हमें टेलीग्राम पे या कमेंट में मैसेज करना, कोई भी दिक्कत हो, छोटी से छोटी माइनर से माइनर दिक्कत हो आप हमें मैसेज करना। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जो आप हमारे बातें नहीं कर रहे ना, लाइव नहीं जा रहा हूँ, तो चीज़ें थोड़ा बोरिंग टाइप के लग रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ऐसा आर्ट्स वाला चीज़ें नहीं है, या तो ज्योग्राफी वाला हिस्ट्री वाला ऐसा चीज़ नहीं, तो जो कि हम अच्छे से जो थोड़ा इंटरटेनमेंट की तरह रिप्रेजेंट कर पाऊँ, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि अगर बारीकी से नहीं समझोगे तो आपको हर स्टेप पे मिस्टेक होगा, तो वहाँ पे अगर मिस्टेक करोगे तो थोड़ा मतलब थोड़ा सही नहीं है। तो हर चीज़ों को आपको बारीकी से समझना है, जहाँ समझ नहीं आ रहा वहाँ पूछना है, डरना नहीं है, हमेशा पूछना है, ठीक है। लाइफ में भी बच्चे क्या करते हैं, पूछते नहीं हैं, और पूछते भी है तो बहुत सारे टीचर डांट कर बोल देते यार तुम्हें बार बार परेशानी हो रही है, मुझे लेक्चर कंप्लीट करना है, तो ये चीज़ें होता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली आप पढ़िए, है ना, अपने जो है स्टडी कंटिन्यू कीजिए, प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।